हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ LNMU यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी BA पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया है जो कि इस साल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग वहाँ से जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पेपर 3 के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप लोग जो थंबनेल में देखे हैं 170 प्लस ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे, तो सच में आपको 170 प्लस ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो सिर्फ देख लेते हैं सिंगल ये वीडियो, तो पेपर 3 के लिए आप निश्चिंत हो जाए। जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे यहीं से आएंगे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जिन का अगर सब्सिडरी भी है ना, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। पेपर 3 के लिए जो ऑनर्स है जिन का, तो वो तो देख ही लीजिएगा, लेकिन जिसका अगर सब्जेक्टिव है हिस्ट्री, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उनका भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन जिनका अगर पेपर 3 है हिस्ट्री ऑनर्स में पेपर 3 है, वो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ही, ठीक है। तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा कि अरबों के सिंध पर आक्रमण के समय भारत में मुख्यतः किस धर्म के अनुयायी थे। तो हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म के, जैन या बौद्ध तथा हिंदू धर्म के। तो बौद्ध तथा हिंदू धर्म के अनुयायी थे। देखिए क्वेश्चन क्या था कि अरबों ने ना जिस समय में सिंध पर आक्रमण किया था, उस समय ना भारत में ना अधिकतर लोग किस धर्म के अनुयायी थे, मतलब किस धर्म के अधिकतर लोग मानने वाले थे। किस धर्म के मानने वाले थे? तो बौद्ध तथा हिंदू धर्म के मानने वाले थे, ठीक है। ऑप्शन है इसका डी। अगला क्वेश्चन है सिंध पर विजय किसने प्राप्त की थी। सिंध पर ना विजय किसने प्राप्त कर ली थी? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। तो ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि अरबों के आक्रमण से उत्तरी भारत दहल गया था। ये किसने लिखा है? अरबों के ना आक्रमण से उत्तरी भारत जो था ना, ये दहल उठा था। ये इस पर लेख लिखा है। किसने लिखा है? तो कर्नल टॉड ने लिखा है, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम यानी कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कौन था दिल्ली सल्तनत का पहला शासक? तो ऐबक था। ऐबक मतलब कौन? तो ऐबक से याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम यानी पहला शासक था, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा गया। लाख बख्श ये जो ना दिल्ली के किस सुल्तान को कहा गया, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ऐबक को कहा गया। किसको कहा गया? ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है दिल्ली का सुल्तान था, जिसको कि लाख बख्श कहा गया, ठीक है। ऑप्शन है इसका बी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि अजमेर की मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है। अजमेर की जो मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसको किसने बनवाया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये कहाँ पे है? तो सबसे पहले याद रखिएगा 2.5 दिन का जो झोपड़ा ये अजमेर में है। अब इसको बनवाया किसने? तो इसको भी ऐबक ने बनवाया, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको भी बनवाया है, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका सी। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऐबक को दास के रूप में खरीदा था। ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उसको दास के रूप में किसने खरीदा था? तो फखरुद्दीन अब्दुल अजीज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास के रूप में खरीदा था, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है इल्तुमिश ने किस मुद्रा का सिक्का जारी किया है। इल्तुमिश ने ना किस मुद्रा का सिक्का जारी किया था? तो जीतल का जारी किया था। किसका जारी किया था? इल्तुमिश ने किस मुद्रा का सिक्का जारी किया था? तो जीतल का, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि इल्तुमिश द्वारा सिक्का किस धातु में ढाला गया था। किसके द्वारा? तो इल्तुमिश के द्वारा सिक्का जो था वो किस धातु में ढाला गया था? तो तांबा में ढाला गया था, यानी ऑप्शन हो जाए इसका बी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि रजिया के पतन का क्या कारण था। तो रजिया के पतन का कारण था कि वो एक महिला थी, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है जमालुद्दीन याकुत को रजिया ने किस पद पर नियुक्त किया था। किसको? तो जमालुद्दीन याकुत को ना रजिया ने ना किस पद पर, मतलब कौन से पोस्ट पर नियुक्त किया था? कौन से पोस्ट पर नियुक्त किया था? तो आमिर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया था रजिया, यानी रजिया सुल्तान ने जमालुद्दीन याकुत को, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि बलबन ने सर्वप्रथम किस पद पर कार्य किया। बलबन ने ना सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किस पद पर काम किया था? तो आमिर ए हाजिद के पद पर, हाजिद के पद पर बलबन ने सबसे पहले काम किया था, ठीक है। ऑप्शन है इसका ए। अगला क्वेश्चन है अपने सिंहासन की मर्यादा के लिए बलबन ने किस पद्धति को अपनाया था। अपने सिंहासन के मर्यादा के लिए बलबन ने ना किस पद्धति को अपनाया था? 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से बताइए। तो आतंक के पद्धति को अपनाया था, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि 40 अमीरों के विनाश के लिए बलबन ने किस अमीर को अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया था। क्या क्वेश्चन है? अच्छे से क्वेश्चन समझिए पहले कि 40 अमीरों के विनाश के लिए, किसके विनाश के लिए? तो 40 अमीरों के विनाश के लिए बलबन ने किस अमीर को क्या किया था? अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया था। किसको? तो अमीन खां को लटकवा दिया था। किसको? अमीन खां को। ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है कि बलवन किस वंश से संबंधित था। अब जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी वंश से तो संबंधित होंगे ही। तो वैसे ही बलवन जो होता है ये किस वंश से संबंधित था, तो आपको याद रखना है बलवन जो होता है ये अफ्रीसियासत वंश से संबंधित था। बलवन याद रखना है, ठीक है ना। बलवन किस वंश से संबंधित था, तो अफ्रीसियासत वंश से संबंधित था। अगर मेरी बात माने तो आप लोग एक काम कीजिए, अभी अगर आप लोगों के पास एक कॉपी है तो एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, उसमें 2 चीज़ आपको नोट करते चलना है। क्या क्या नोट करते चलना है कि किस वंश का कौन संस्थापक था या कौन किस वंश से संबंधित था और उस वंश की स्थापना कब हुई थी। जो क्वेश्चन आपको बताएंगे नोट कर लेने के लिए, अगर अभी आप लोग कॉपी पेन में नोट कर सकते हैं तो प्लीज़ सबसे पहले नोट कर लीजिए। अगर इतना नोट कर लेते हैं ना तो फिक्स है कि जितना वंश है इसी में से 10 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएंगे, उसमें से 5-6 तो इसी से रहेंगे, ठीक है। इसलिए नोट तो अभी कर लीजिएगा अगर आपके पास हो सके तो, ठीक है। तो पहले तो ये नोट कर लीजिएगा कि बलवन किस वंश से संबंधित था, तो बलवन अफ्रीसियासत वंश से संबंधित था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है बंगाल विजय हेतु बलवन अपने किस पुत्र को साथ लेकर गया था। बंगाल में ना विजय करने हेतु जो बलवन था वो अपने किस पुत्र को लेकर गया था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था बुगरा खान, ऑप्शन हो जाए इसका ए। बलवन जो था बंगाल पर विजय करने हेतु अपने बुगार खान बेटे को साथ लेकर गया था। अगला क्वेश्चन है शेरखा की बलवन ने किस प्रकार हत्या की थी। शेरखा की ना बलवन ने किस प्रकार हत्या की थी, तो विष देकर उसकी हत्या कर दी थी, ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान कौन था। किस वंश का, तो खिलजी वंश का। खिलजी वंश का ना प्रथम सुल्तान जो था उसका नाम क्या था, उसका नाम था जलाउद्दीन। खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान कौन था, जलाउद्दीन। ये भी नोट कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केकुवाद ने अपनी सेना का सेनापति बनाया था। केकुवाद ने ना अपनी सेना का सेनापति किसे बनाया था, तो जलाउद्दीन को बनाया था। किसको बनाया था केकुवाद ने अपनी सेना का सेनापति, तो जलाउद्दीन को, ऑप्शन हो जाए इसका बी। क्वेश्चन देख लीजिए, केकुवाद ने अपनी सेना का सेनापति बनवाया था जलाउद्दीन को, ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि खिलजी कहाँ के निवासी, यहाँ पर खिलजी होगा तो ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया कि खिलजी कहाँ के निवासी थे, तो खिलजी जो था ये अफगानिस्तान का निवासी था, ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं पर कौन सा कर, यहाँ पर कर छूट गया, कर मतलब टैक्स लिख लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं पर कौन सा कर लगाया था, कौन सा टैक्स लगाया था, तो जकात कर लगाया था, यानी ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भूपतियों के समस्त अधिकार छीन लिए थे। ये अधिकार उन्हें किसने वापस किए। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था ना उसने क्या किया था, भूपतियों से ना उनके जितने भी अधिकार थे वो सभी अधिकार को छीन लिया था। फिर से यही अधिकार उनको किसने वापस कर दिया था, यानी भूपति को, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था, भूपतियों को उनका अधिकार फिर से उनको वापस कर दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद तुगलक ने राजधानी दौलताबाद को बनवाया था। मोहम्मद तुगलक ने ना राजधानी दौलताबाद को किस ईस्वी में बनवाया था, तो 1300 से 1326 से 1327 में मोहम्मद तुगलक ने राजधानी दौलताबाद को बनवाया था, ऑप्शन हो जाए इसका डी। ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कनौज के समीप, यानी कनौज के समीप मतलब कनौज के पास में स्वर्गहारी, कौन क्या नाम है, तो स्वर्गहारी ये एक नगर का नाम है, यानी कि एक शहर का नाम है। कनौज के समीप यानी कनौज के पास में स्वर्गहारी नामक नगर यानी शहर की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कनौज के पास में स्वर्गहारी नामक नगर यानी जो शहर था उसका स्थापना किसने किया था, तो मोहम्मद तुगलक ने किया था, ठीक है। मोहम्मद तुगलक जो था उसने स्वर्गहारी शहर का स्थापना किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट करते हुए चलना है कि अलाउद्दीन खिलजी के पिता थे। अलाउद्दीन जो है ना उसके पिता का नाम क्या था, तो उसके पिता का नाम था शिहाबुद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम तो शिहाबुद्दीन, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा सुल्तान था जिसने वार्षिक कर के बदले इक्ताओं से बच्चे को भी स्वीकार किया गुलाम के रूप में। देखिए उस सुल्तान का नाम बताना है जिस सुल्तान ने क्या किया था। उसने क्या किया था, जैसे कर देना होता है ना, ये कर मतलब टैक्स जो देना होता है हर साल में, तो हर साल का जो टैक्स जो लोग नहीं दे पाते थे उनसे उसके बच्चे को लेकर उसके बच्चे को गुलाम बना देता था। उस सुल्तान का क्या नाम था जिस सुल्तान ये काम करता था, उस सुल्तान का नाम था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक क्या करता था, जो इकातियों के बच्चे थे वो अगर टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनके बच्चे को लेकर के उनको गुलाम बना देता था, ठीक है, फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन सुल्तान घोषित किया गया। अलाउद्दीन जो था ना वो सुल्तान कब घोषित किया गया, तो 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन सुल्तान घोषित किया गया, ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्या है क्वेश्चन कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, यह कथन किसका है। जैसे कोई लाइन होता है ना कि कोई लाइन बोले होते हैं कि ये लाइन ये लेखक बोले, ये कवि बोले ये लाइन, वैसे ही या फिर ये राइटर बोले, उसी तरह से दिल्ली अभी बहुत दूर है, ये जो लाइन है ये लाइन किसने बोला है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है शेख निजामुद्दीन औलिया का। दिल्ली अभी बहुत दूर है, ये कथन है शेख निजामुद्दीन औलिया का।
अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद तुगलक का मौलिक नाम क्या था। मोहम्मद तुगलक का ना मौलिक नाम उसका क्या था। मोहम्मद तुगलक का मौलिक नाम, तो मोहम्मद तुगलक का मौलिक नाम था उल्गू खां। उल्गू खां जो था ये मोहम्मद तुगलक का मौलिक नाम था। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद तुगलक सुल्तान बनने के बाद 40 दिन तक कहाँ रहे थे। देखिए मोहम्मद तुगलक जो था वो सुल्तान बन गया, अब सुल्तान बनने के ना 40 दिन तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 40 दिन तक वो सुल्तान बन गया, लेकिन वो कहीं और जाके रहा था। कहाँ पे रहा था, तो तुगलक से याद रखिएगा, तुगलकबाद। मोहम्मद तुगलक जो था वो सुल्तान बनने के 40 दिन के बाद तुगलकबाद में जाकर रहने लगा था। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले में तुगलक असाधारण शासकों में से एक था, यह कथन किसका है। दिल्ली के सिंहासन पर जितने भी लोग बैठे थे उसमें से ना तुगलक एक असाधारण शासकों में से एक था। ये जो कथन है यानी कि जो लाइन है, ये लाइन किसने कहा है, तो ये लाइन कहा है सर विलुज हेग ने। ये जो लाइन है किसने बोला है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वालों में तुगलक असाधारण शासकों में से एक था, ये कहा है सर हुलजले हेग ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका डी। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलताबाद की दूरी थी, दिल्ली से लेकर के दौलताबाद की दूरी कितनी थी, तो 950 किलोमीटर। 950 किलोमीटर दिल्ली से लेकर दौलताबाद की किलोमीटर थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि तुगलक ने किस धातु की मुद्रा का प्रचलन किया था। तुगलक जो था ना उसने किस धातु की मुद्रा का प्रचलन किया था, मतलब जैसे प्रचलन में अभी है ना 100 का नोट 200 का नोट या कागज़ का नोट ऐसे होता है ना, इसी तरह से तुगलक जो था उसने किस धातु का मुद्रा मतलब पैसा जो प्रचलन किया था वो किस धातु का बना होता था, तो तांबा का बना होता था। किस धातु का, तो तांबा का। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, यह किस इतिहासकार का मत है। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना उसमें पागलपन का कुछ थोड़ा अंश था। जैसे आप किसी को कहते हैं ना अरे वो तो थोड़ा पागल है, मतलब कोई आदमी होता है ना जो जिसको देख करके आप लोग लगता है इसमें थोड़ा तो पागल ही है, मतलब तो किसी को कह देता है वो तो आधा पागल ही है, ऐसा बोलते हैं ना। वैसे ही किसको लगता था यानी किसका मत था यानी किसका मानना था कि मोहम्मद बिन तुगलक में ना पागलपन का कुछ अंश है, थोड़ा मोड़ा अंश है मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का। अब ये किसका मानना था, किसका मानना था, तो ये जो मानना था ये उनका नाम था एल्फिस्टन का मानना था कि मोहम्मद बिन तुगलक में थोड़ा मोड़ा पागलपन का अंश है। ठीक है, एल्फिस्टन का मानना था। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि तुगलक के शासन में न्याय विभाग का अधिपत्य था। तुगलक के शासन में जिस समय तुगलक का शासन था उस समय न्याय विभाग का अधिपत्य कौन था, तो उलेमा जो था ये तुगलक के शासन में न्याय विभाग का अधिपत्य था। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि फिरोज तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है, ये भी नोट कर लेना है कि फिरोज तुगलक जो है उसके आत्मकथा का क्या नाम है, ये बताइए। आप लोग पढ़े होंगे फिरोज तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है, 12th में भी पढ़े होंगे। तो सीरत ए फिरोज शाही। फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम सीरत ए फिरोज शाही। ऑप्शन ए। ठीक है, ये आप लोग 12th में भी पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि फिरोज तुगलक के शासन में दासों की संख्या में वृद्धि का क्या कारण था, क्योंकि उसको दासों से लगाव था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फिरोज तुगलक सर्वाधिक धर्मांध सुल्तान था, ये किसका कथन है। फिरोज तुगलक जो था ना सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा धर्मांध सुल्तान था, ये कथन किसका है, यानी कि ये कहना किसका है, तो ये कहना था डॉक्टर आरसी मजमूदार का। ऑप्शन में कहाँ पे है, तो ऑप्शन है इसका सी हो जाएगा। ये जो कहना है कि फिरोज तुगलक सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा धर्मांध सुल्तान था, ये कहना है डॉक्टर आरसी मजमूदार का। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है और इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। तुगलक वंश का अंतिम बादशाह, तुगलक वंश का ना अंतिम बादशाह कौन था, तो तुगलक वंश के अंतिम बादशाह का नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह जो था ये क्या था, तो तुगलक वंश का अंतिम यानी कि लास्ट बादशाह था। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या और इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो सैयद वंश का जो संस्थापक था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था खिज शाह। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर कैसे भी पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा कि सैयद वंश के संस्थापक का नाम तो खिज शाह। ऑप्शन ए, खिज शाह सैयद वंश के संस्थापक का नाम। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुबारक शाह की हत्या किसने की थी, किसकी हत्या, तो मुबारक शाह की हत्या किसने की थी। ठीक है, तो सरवर उल मुबारक ने, मुबारक से याद रखिएगा, मुबारक शाह की हत्या तो सरवर उल मुबारक ने क्या किया था, तो मुबारक शाह का हत्या कर दिया था। सरवर उल मुबारक ने मुबारक शाह की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, नोट क्लियर कर लेना है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, किस वंश का, तो सैयद वंश का ना सबसे अंतिम जो शासक था वो कौन था, तो उसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह जो था ये क्या था, सैयद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका बी।
अगला क्वेश्चन है लोदी वंश का प्रथम यानी कि लोदी वंश का प्रथम यानी पहला शासक कौन था। तो लोदी वंश का जो पहला शासक था वो बहलोल लोदी था। ये भी नोट करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोदी वंश का पहला शासक बहुत साल पिछले साल पूछा भी गया, इसलिए इस साल भी पूछते तो इसलिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बहलोल लोदी ने मोहम्मद शाह लोदी की सहायता किसके विरुद्ध से की थी। बहलोल लोदी ने ना मोहम्मद शाह लोदी की सहायता किसके विरुद्ध से की थी, किसके विरुद्ध से किया था, तो मोहम्मद खलजी के विरुद्ध से। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी कि बहलोल लोदी ने मोहम्मद शाह लोदी की सहायता किसके विरुद्ध से किया था, तो मोहम्मद खिलजी के विरुद्ध से किया था। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि बहलोल लोदी के सिक्के को कहा जाता था, बहलोल लोदी के जो सिक्के थे ना उसको क्या कहा जाता था, तो उसको क्या कहा जाता है बहलोल लोदी के सिक्के को, तो उसको बहलोली कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका, देख लेते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंहासन पर बैठकर सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम क्या कार्य किए। सिंहासन पर जब बैठ गया था सिकंदर लोदी, उसके बाद सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले कोई काम करता है ना, जैसे अगर कोई कहीं का मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो सबसे पहले कोई काम तो किया ही होगा। वैसे ही सिंहासन पर बैठकर सिकंदर लोदी ने सबसे सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कौन सा काम किया था, तो देखिए विरोधियों का दमन सबसे पहले कर दिया, अफगानों को अधिक सुविधा प्रदान किया, सरदारों के जागीर बंटवा दिए। यानी ऑप्शन हो जाए इसका डी, तीनों काम किए थे। ठीक है, सिकंदर लोदी जो था सिंहासन में बैठ करके तीनों काम किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आगरा की स्थापना 1504 में किस सुल्तान ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है और नोट करना है। और ये बता दें कि पिछले साल पूछा भी गया, ये पूछा गया था आपको 2021 में। 2021 का आप क्वेश्चन देखिएगा जरूर, उसमें ये दिया होगा। ठीक है, हम देखे थे 2021 में तो पूछा ही गया था। आगरा का क्या क्वेश्चन है कि आगरा की स्थापना 1504 में की गई थी। ये तो पता चल गया कि आगरा की स्थापना कब की गई थी, पूछ सकता है ना, घुमा के भी पूछ सकता है कि आगरा की स्थापना कब की गई थी। 1504, 6, 7, 8, 9, तो 1504 में आगरा की स्थापना की गई थी। अब कब की गई थी तो पता चल गया, लेकिन किस सुल्तान ने की थी, तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। ठीक है, 1504 में, और याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई, सिकंदर लोदी की ना मृत्यु कब हुई थी, तो सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई थी 21 नवंबर 1517 को। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी, तो 21 नवंबर 1517 को सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी ने फारसी ग्रंथ का अनुवाद किस भाषा में किया था। सिकंदर लोदी जो था उसने फारसी ग्रंथ का क्या किया था, अनुवाद किया था। जैसे होता है ना इंग्लिश का अनुवाद हिंदी में, संस्कृत का अनुवाद मैथिली में, किसी और भाषा का अनुवाद किसी और भाषा में किया जाता है, वैसे ही सिकंदर लोदी जो था उसने क्या किया था, फारसी ग्रंथ जो था उसका अनुवाद किया था। अब उसका अनुवाद जो किया था तो किस भाषा में किया था, तो संस्कृत भाषा में किया था। किस भाषा में किया था, संस्कृत भाषा में। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई थी, इब्राहिम लोदी की जो मृत्यु हुई थी वो किस युद्ध में हुई थी। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, तो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि कुतुब मीनार में कुल कितनी सीढ़ियाँ हैं। कुतुब मीनार में ना टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं ये आपको बताना है। तो कुतुब मीनार में टोटल 375 सीढ़ियाँ हैं। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य प्रारंभ किया था यानी शुरू किया था। देखिए किसी भी कोई चीज़ बनता है तो उसका शुरुआत तो कभी होता है, किसी डेट से तो होता ही है ना। वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। दो बात हमें पता चली, पहले तो ये पता चलेगा कब किया करवाया था वो तो अभी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या पता चला कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन में आपको सिर्फ ऐबक भी रहेगा तो याद रखिएगा ऐबक से कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किस ईस्वी में करवाया था, तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो किसके प्रवर्तक, तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, इसके प्रवक्ता थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो थे भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले प्रमुख संत का क्या नाम था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें से पूछ रहा है कि बंगाल में ना भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले प्रमुख संत का नाम क्या था, तो क्या नाम था उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, चैतन्य। बंगाल में जो भक्ति आंदोलन का प्रसार किए थे यानी प्रचार किए थे उनका नाम था चैतन्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के सूत्रधार कौन थे।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के सूत्रधार थे। महाराष्ट्र में ना भक्ति आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो उसके सूत्रधार थे महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के सूत्रधार नामदेव, यानी ऑप्शन हो जाए इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? प्रारंभ मतलब शुरू हुआ था। भक्ति आंदोलन जो था ये किस क्षेत्र से सबसे पहले शुरू हुआ था? किस क्षेत्र से शुरू हुआ था? दक्षिण से शुरू हुआ था, ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है सूरदास के पद किस भाषा में है? ये तो आप लोग 12th में ही पढ़े होंगे कि सूरदास के जो पद है ये किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि महाराणा कुंभ के समय प्रसिद्ध शिल्प शास्त्री था। क्वेश्चन क्या है कि महाराणा कुंभ के समय में ना प्रसिद्ध शिल्प शास्त्री कौन था? अब 4 ऑप्शन दिया, उसमें से बताना है। ठीक है, तो मंडन जो था वो महाराणा कुंभ के समय में सबसे प्रसिद्ध शिल्प शास्त्री था। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? किसकी रचना? तो पृथ्वीराज विजय, इसकी ना रचना किसने की थी? इसकी रचना किया था जयनायक ने। जयनायक ने क्या किया था? तो पृथ्वीराज जो है इसकी रचना की थी। ठीक है, ऑप्शन जाए इसका ए, जयनायक। अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर के दरबारी कवि कर्णिदान की रचना है। देखिए, जोधपुर के जो दरबारी थे उनका नाम क्या था? कवि कर्णिदान। अब उनकी रचना 4 ऑप्शन में से कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से पूछ रहा है कि कवि कर्णिदान की रचना कौन सी है? तो सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश जो है ये जोधपुर के दरबारी कवि कर्णिदान की रचना है। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका सी, सूरज प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी स्थापना ये कब स्थापित हुआ था? विजयनगर साम्राज्य, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1337 ईस्वी में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1337 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य उसके संस्थापक हरिहर और बुक्का है। ये नहीं कि कृष्णदेव राय। बहुत लोग आप कंफ्यूज हो जाएगा कि कृष्णदेव राय जो है ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक है, लेकिन नहीं, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो हरिहर ए बुक्का है। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका ए। अब अगला क्वेश्चन है कि बहमनी राज का अंतिम शासक कौन था? बहमनी राज जो है उसका अंतिम यानी लास्ट शासक कौन था? तो उसका लास्ट शासक था मोहम्मद शाह। बहमनी राज का अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध की विजय से संबंधित जो कर था, कर मतलब टैक्स होता है, जो युद्ध की विजय से संबंधित टैक्स था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था खम्स। खम्स जो था युद्ध की विजय से संबंधित टैक्स का नाम था, यानी ऑप्शन हो जाए इसका डी। ठीक है, युद्ध की विजय से संबंधित टैक्स का नाम तो खम्स। अगला क्वेश्चन है कि कबीर अमीर खुसरो जो थे वो किसके अनुयायी थे? कवि अमीर खुसरो जो थे ये चिश्ती सिलसिले के अनुयायी थे, यानी ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि किसने राजधानी दिल्ली को दौलताबाद स्थानांतरित किया था? राजधानी दिल्ली जो है इसको दौलताबाद में किसने स्थानांतरित किया था? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, अब इसमें से बताना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? दिल्ली को दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है किसने आगरा को स्थापित किया था? 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से पूछ रहा है कि आगरा को किसने स्थापित किया था, और ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है कि आगरा को स्थापित किसने किया था? तो आगरा को स्थापित किया था सुल्तान सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका का क्या नाम था? दिल्ली सल्तनत की जो एकमात्र यानी पहली या एकमात्र महिला शासिका थी उनका नाम क्या था? तो रजिया सुल्तान था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, नोट भी कर लेना है कि दिल्ली की एकमात्र महिला शासिका का नाम तो रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है कि सूफीवाद का फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था। सूफीवाद का जो फिरदौसी सिलसिला था ये लोकप्रिय था, लेकिन कहाँ पे लोकप्रिय था? तो बिहार में लोकप्रिय था। और ऐसे ही पूछ सकता है कि बिहार का जो सूफीवाद का फिरदौसी सिलसिला है वो बिहार में कहाँ पर लोकप्रिय था? तो बिहार में राजगीर में लोकप्रिय था। याद रखिएगा, राजगीर। सूफीवाद का जो फिरदौसी सिलसिला था ये लोकप्रिय बिहार में था, लेकिन बिहार में कहाँ पे? तो राजगीर में। ऑप्शन हो जाए इसका ए, बिहार। अगला क्वेश्चन है एक संत किसने बीजक लिखा है? किस संत ने ना बीजक लिखा है? तो ये तो आपको पता ही होगा, 12th से ही पढ़े हैं कि बीजक किसने लिखा है। आप लोग बताइए, तो कमेंट में पहले बताइए किस संत ने बीजक लिखा था? तो कबीर साहब ने। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के राज सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? आसीन मतलब क्या होता है? कौन बैठ गया था? जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात यानी कि उसके बाद में दिल्ली के राज सिंहासन पर कौन बैठा था? तो कौन बैठा था? 4 ऑप्शन में पहले देख लेते हैं। 4 ऑप्शन क्या दिया हुआ है? तो इल्तुतमिश आराम शाह। आराम शाह जो था ये क्या किया था? जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी उसके बाद में राज सिंहासन पर आसीन यानी बैठ गया था आराम शाह, यानी ऑप्शन हो जाए इसका सी।
अगला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुमिश जो था ये किस स्थान का गवर्नर था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी उस समय में इल्तुमिश जो था ये किस स्थान पर गवर्नर था, तो बंदायूं का गवर्नर था। ऑप्शन हो जाए इसका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 40 मंडल का गठन किस शासक ने किया था। किसका गठन, तो 40 मंडल का गठन, ये गठन किसने किया था, तो इल्तुमिश ने 40 मंडल का गठन किया था। ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान के पतन का मुख्य कारण क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से बताना है कि रजिया सुल्तान के पतन का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण था अमीरों की महत्वाकांक्षा। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका सी। और इसका ऑप्शन एक और हो सकता है कि उसका स्त्री होना, इसमें ऑप्शन होना चाहिए कि सी और डी दोनों। ठीक है, याद रखिएगा रजिया सुल्तान के पतन का मुख्य कारण दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया था। किसका सिद्धांत, तो राजत्व का सिद्धांत जो है ये किसने स्थापित किया था, तो बलबन ने। बलबन ने क्या किया था, राजत्व के सिद्धांत को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कि इल्तुमिश कालीन मुद्राओं को कहते थे। इल्तुमिश कालीन यानी कि किसी काल के जो मुद्रा होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ के पैसा को मुद्रा को क्या कहते हैं, रुपया कहते हैं ना रुपया, वैसे ही जैसे डॉलर कहते हैं, रुपया कहते हैं, वैसे ही इल्तुमिश कालीन मुद्रा जो थे उसको क्या कहते थे, तो टका कहते थे। इल्तुमिश कालीन मुद्रा को क्या कहते थे, टका। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रशासन को अधिक सक्षम बनाने के लिए इल्तुमिश ने क्या किया था। प्रशासन को ना अधिक सक्षम बनाने के लिए इल्तुमिश ने क्या किया था, तो उलेमा का गठन किया था। प्रशासन को और अधिक सक्षम बनाने के लिए इल्तुमिश ने उलेमा का गठन किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। किस वंश का, तो खिलजी वंश का संस्थापक खिलजी वंश का जो संस्थापक था उसका क्या नाम था, उसका नाम था जलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक क्या नाम था, तो जलाउद्दीन खिलजी था, यानी ऑप्शन हो जाए इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि खिलजी शासन की स्थापना कब हुई थी। किस शासन की स्थापना, तो खिलजी शासन की स्थापना, ये भी इंपॉर्टेंट है और नोट कर लेना है। खिलजी शासन की स्थापना हुई थी 1290 में। कब हुई थी खिलजी शासन की स्थापना, 1290 ईस्वी में। और खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो जलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक से याद रखिएगा, जलाउद्दीन खिलजी जो थे खिलजी वंश के संस्थापक थे। और खिलजी वंश का स्थापना कब हुआ था, तो 1290 में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जलाउद्दीन के शासन की प्रमुख घटना क्या थी। जैसे अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो उसके शासन की कोई एक घटना होती है जो कि सबसे प्रमुख घटना होती है, मेन घटना होती है। वैसे ही जिस समय में जलाउद्दीन जो था वो शासन कर रहा था, उस समय उसके शासन के समय सबसे प्रमुख यानी कि सबसे मेन घटना क्या था, तो सिद्दी मौला का विद्रोह। सिद्दी मौला का जो विद्रोह था ये जलाउद्दीन की शासन के समय के सबसे मेन घटना था। ठीक है ना, ऑप्शन जो है इसका ए, सिद्दी मौला का विद्रोह। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था। कहाँ के विजय के लिए, तो दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन ने कहाँ पर भेजा था, किसको भेजा था, तो मलिक कफूर को भेजा था। ठीक है, ये तो आप मूवी देखे होंगे, उसमें भी पता होगा कि मलिक कफूर आया था। दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था, तो मलिक कफूर को। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त नहीं की। इन्हें की कर लिया, नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने ना किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त नहीं किया था, तो पंजाब पर अलाउद्दीन खिलजी जो था वो विजय प्राप्त नहीं किया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका सी, पंजाब। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने क्या किया था, चित्तौड़ का नाम जो था चित्तौड़ बदलकर और कुछ और रख दिया था। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब इसमें से आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था, तो खिजराबाद रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी पद्मिनी का संबंधित वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। रानी पद्मिनी जो है उनसे संबंधित जो वर्णन किया गया वो किस ग्रंथ से हमें मिलता है, तो पद्मावत से मिलता है। रानी पद्मिनी जो थी उनसे संबंधित कुछ वर्णन किया गया। ठीक है ना, और वो किस ग्रंथ में मिलता है, तो पद्मावत ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है क्या पद्मावत में तो मिलता है, तो समझ गए कि रानी पद्मिनी से संबंधित जो वर्णन है वो हमें पद्मावत में मिलता है। लेकिन अब पद्मावत के रचयिता कौन है, पद्मावत के लेखक कौन है, तो पद्मावत के जो रचयिता है उनका नाम क्या है, जयासी है। पद्मावत के रचयिता कौन है, तो जयासी। क्लास 12 में पढ़े ही होंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सुधार करने वाले सल्तनत कालीन के प्रथम शासक कौन थे। क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक सुधार करने वाले सल्तनत कालीन के प्रथम शासक कौन थे, तो अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से यानी 4 ऑप्शन दिया उसमें से किस दक्षिण राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। देखिए अलाउद्दीन जो था वो खिलजी जो था उसने क्या किया था, 4 राज्य का नाम दिया, उसमें से किसी एक राज्य को अपने दक्षिण राज्य था उसको क्या किया था, अपने राज्य में मिला लिया था। उस दक्षिण राज्य का नाम क्या था, तो उस दक्षिण राज्य का नाम क्या था, आप लोग बताइए। देवकड़ी था, गोलकुंड था, इस 4 में से आपका उसका नाम क्या था। तो उसका जो नाम था, ऑप्शन देख लेते हैं, उसका नाम था वारगल। उसका नाम क्या था, तो वारगल था। वारगल एक ऐसा राज था जिसको क्या, ये दक्षिण का राज था जिसको कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में मिला दिया
किया था, ठीक है ना, बारगल को। अगला क्वेश्चन है तुगलक वंशीय शासन की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेना है कि तुगलक वंश शासन की स्थापना कब हुई थी। तुगलक वंशीय शासन की स्थापना हुई थी 1320 ईस्वी में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि तुगलक वंश की स्थापना 1320 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन तो हो जाएगा इसका ए। लेकिन तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था, तो गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक का क्या नाम था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। और तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 1320 ईस्वी में हुई थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद तुगलक राजगद्दी पर कब बैठा। मोहम्मद तुगलक जो थे वो राजगद्दी पर कब बैठे थे, तो 1325 ईस्वी में। मोहम्मद तुगलक राजगद्दी पर कब बैठे थे, तो 1325 में बैठे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुगलक कालीन शासन प्रणाली के प्रांत के शासक को क्या कहते थे। तुगलक कालीन मोहम्मद तुगलक के जो तुगलक कालीन है, तुगलक के शासन काल में जो प्रणाली के प्रांत सब थे, यानी जगह राज्य जैसे शासन राज्य होते हैं ना वैसे ही प्रांत थे। उस प्रांत के जो शासक होते हैं, जैसे हमारे राज्य के मुख्य को क्या कहते हैं, मेन जो मुखिया को तो मुख्यमंत्री कहते हैं, वैसे ही तुगलक कालीन शासन प्रणाली के प्रांत के शासक को क्या कहते थे, तो उसके शासक को नायब या सुल्तान कहते थे, नायब या सुल्तान कहते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो आपको पता ही होगा, इब्न बतूता ने मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या किया था, भारत की यात्रा किया था, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका सी, इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा नगर फिरोज तुगलक ने बनवाया था। अब 4 नगर का नाम दिया हुआ है, अब उसमें से आपको बताना है कि कौन सा नगर जो है ये फिरोज तुगलक ने बनवाया था। तो फिरोजाबाद को फिरोज से याद रखिएगा, फिरोजाबाद ऐसा नगर था जिसे किसने बनवाया था, तो फिरोज तुगलक ने बनवाया था। और फिरोज तुगलक ने 4 नगर की स्थापना किया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि सल्तनत कालीन का वह कौन शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। सल्तनत कालीन का ना वह कौन सा शासक था जिसने क्या किया, अपनी खुद की आत्मकथा लिखी है। तो फिरोज तुगलक जो है वो उसने क्या किया था, अपनी खुद की आत्मकथा लिखी थी। ऑप्शन हो जाए इसका डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो सैयद वंश का जो संस्थापक था वो था खिज खां। खिज खां कौन था, तो सैयद वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी। ये तो समझ गए कि सैयद वंश जो है इसके संस्थापक का नाम क्या है, तो खिज खां है, ठीक है ना। सैयद वंश के संस्थापक का नाम याद रखिएगा, नोट कर लेना, खिज खां है, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अब अगला क्वेश्चन है कि सैयद वंश के संस्थापक के तो नाम हम जान गए कि खिज खां है, लेकिन सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी। तो सैयद वंश की स्थापना हुई थी 1414 में। सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 1414 में सैयद वंश की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि खिज खां ने किस वंश की स्थापना की थी। देखिए अभी हम सब पढ़े थे कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो खिज खां ने की थी, समझ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि खिज खां ने किस वंश की स्थापना की थी, यानी क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, ठीक है। तो हम भी घुमा के जवाब दे देंगे। खिज खां ने किस वंश की स्थापना की थी, तो सैयद वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अब लोधी वंश की स्थापना किसने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नोट कर लेना। लोधी वंश की स्थापना तो पता है बहलोल लोधी ने किया था, लेकिन लोधी वंश जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, किस ईस्वी में हुई थी। लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी, तो लोधी वंश की स्थापना की गई थी 1451 में। 1451 में क्या किया गया था, लोधी वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। और लोधी वंश के संस्थापक तो बता ही दिए कौन है, तो बहलोल, यानी बहलोल लोधी है। लोधी वंश के संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोधी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था। किसका, तो सिकंदर लोधी का ना वास्तविक नाम क्या था। तो सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम था निजाम खां। ऑप्शन हो जाए इसका सी, निजाम खां जो था ये सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। देखिए जितना क्वेश्चन बता रहे हैं यही सब अगर क्वेश्चन आप देख लेते हैं एक बार तो आपके एग्जाम में इसी में से पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जो देखिएगा, अगर समझ में नहीं आए भूल जाए तो फिर से एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको याद जरूर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा 101 क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब इसमें से बताना है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तो इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम यानी पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, तो ये 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में सूचना तथा गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था। सल्तनत काल में ना सूचना तथा गुप्तचर विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ जो गुप्तचर विभाग उसका क्या नाम है, रॉ है, रॉ एजेंट होते हैं ना, वैसे ही सल्तनत काल में सूचना तथा गुप्तचर विभाग का जो अध्यक्ष था उसको हम क्या कहते थे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो खरीद ए मुमालिक कहते थे। सल्तनत काल में सूचना तथा गुप्तचर विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको खरीद ए मुमालिक कहते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान के अंगरक्षकों को क्या कहा जाता था। सुल्तान के ना अंगरक्षकों को, किसके, तो सुल्तान के अंगरक्षकों को क्या कहा जाता था, तो जानदार कहा जाता था। सुल्तान के अंगरक्षकों को क्या कहा जाता था, जानदार। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दीवाने इंसा किस विभाग का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन क्या है कि दीवाने इंसा जो होता है ये किस विभाग का अध्यक्ष होता है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से बताना है। तो आलेख विभाग का अध्यक्ष होता है दीवाने इंसा, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका ए, दीवाने इंसा आलेख विभाग का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जरगर का अर्थ। जरगर मतलब क्या होता है, कई लोगों को पता होगा, ठीक है, और कई लोगों को नहीं भी पता होगा। तो जरगर का अर्थ होता है सुनार, यानी जो सोना का काम करता है सुनार, उसको कहते हैं जरगर। ऑप्शन हो जाए इसका डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि कसाब का अर्थ क्या होता है। अब कसाब का मतलब क्या अर्थ क्या होता है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। कसाब का मतलब कसाई, उन्हें कहते हैं कितना कसाब व्यक्ति है, यानी कितना कसाई व्यक्ति है, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका बी, कसाब का मतलब कसाई। अगला क्वेश्चन क्या है कि उलेमा की उपेक्षा किसने की है। किसकी उपेक्षा, तो उलेमा की उपेक्षा। उलेमा की उपेक्षा किसने किया है, तो बलबन ने किया है। किसने किया उलेमा की उपेक्षा, तो बलबन ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि उलेमा की उपेक्षा तो समझ गए, लेकिन उलेमा का कार्य क्या था, यानी उसका काम क्या था। उलेमा का काम क्या था, तो धार्मिक परामर्श देना, ठीक है। किसी को परामर्श देते हैं ना, कोई बात बताते हैं, समझाते हैं, वैसे उलेमा का काम था धार्मिक परामर्श देना। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि इल्तुमिश कालीन मुद्राओं को कहते थे। यहाँ पर कहता हो गया, यहाँ पर कहते हो गए। इल्तुमिश कालीन यानी इल्तुमिश काल के जो मुद्रा थे ना उसको क्या कहते थे, पर्ण, टंक, दिनार या जीतल। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब इसमें से बताइए। तो इल्तुमिश काल के जो मुद्रा थे उसको कहते थे टंक, नहीं, यहाँ पर टका होगा। ऑप्शन हो जाए इसका बी, इल्तुमिश कालीन मुद्रा को क्या कहते थे, तो टका कहते थे, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि राजस्व संबंधी सुधारों का प्रमुख उद्देश्य क्या था। किसका, तो राजस्व संबंधी सुधार जो था उसका प्रमुख मतलब उसका मेन उद्देश्य उसका क्या था। उसका मेन उद्देश्य था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत सिक्के किस धातु के थे। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत ना, यानी सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत यानी उसके अंदर सिक्के जो थे वो किस धातु के थे। किस धातु के थे, तो तांबा के थे। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत जो सिक्के थे वो किस धातु के थे, तांबा के। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जौनपुर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना, तो जौनपुर की स्थापना किसने किया था, तो फिरोज तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किया था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, फिरोज तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किया था, ठीक है। और याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। किसके मकबरे का निर्माण, तो सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, तो इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण करवाया था, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया था। किसका, तो फिरोज शाह कोटला इसका निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज तुगलक ने फिरोज शाह कोटला का निर्माण करवाया था। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि तुगलकबाद की स्थापना किसने की थी। किसकी स्थापना, तो तुगलकबाद की स्थापना किसने किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकबाद की स्थापना किया था। तुगलक से याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकबाद की स्थापना किसने किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती का निर्माण किसने करवाया था। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है कि दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती का निर्माण किसने करवाया था, तो इल्तुमिश ने क्या करवाया था, तो दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती का निर्माण करवाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद है इसका निर्माण करने में कितना समय लगा था। 2.5 दिन का क्या है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा ये नामक मस्जिद है, ठीक है ना। ये किसका नाम है, किसी का व्यक्ति का नाम नहीं, किसी जगह का नाम नहीं है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये किस चीज़ का नाम है, तो मस्जिद का नाम है। अब जो मस्जिद बना था इस मस्जिद को बनने में कितना समय लगा था, तो 2.5 दिन लगा था, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका सी।
अगला क्वेश्चन क्या है कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो है ये कहाँ पे स्थित है। तो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखे तो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अजमेर में है, ठीक है। तो 2.5 दिन का नामक जो झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है वो कहाँ पे है, तो अजमेर में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद था ना, उसका निर्माण आखिर करवाया किसने था, किसने करवाया था। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से बताना है, ठीक है। अब पीछे भी क्वेश्चन, इसी वीडियो में पीछे क्वेश्चन देख चुके हैं, उस क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा आप लोग के दे गया था, इसमें दूसरे तरह से दिया हुआ है। तो आप लोग बताइए 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद था, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऐबक पढ़े थे ना, तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का नामक जो झोपड़ा था उसका निर्माण करवाया था, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इब्राहिम लोदी की असफलता के कारण थे। इब्राहिम लोदी जो असफल हो गया था उसका कारण क्या था, उसका कारण क्या था, तो वो शंकालू स्वभाव का था, वो हठी स्वभाव का था, या फिर वो असक्षम सैनिक था उसका, या फिर या उपयुक्त सभी। तो इब्राहिम लोदी जो असफल हो गया था उसका ये तीनों कारण था कि वो शंकालू स्वभाव का था, हठी स्वभाव का था और उसका असक्षम सैनिक था, यानी ऑप्शन हो जाए इसका डी, उपयुक्त सभी। इब्राहिम लोदी के सब असफलता क्या कारण थे, तो ये तीनों कारण थे, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका डी। अगला क्वेश्चन है कि बाबर भारत विजय के लिए किस देश से आया था। बाबर जो भारत पर विजय करने के लिए आया था, तो आखिरकार वो किस देश से आया था। बाबर भारत पर विजय करने के लिए किस देश से आया था, तो अफगानिस्तान से आया था। कहाँ से आया था, बाबर भारत पर विजय करने के लिए, तो अफगानिस्तान से, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से सुल्तान का अधिकारी कौन था। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब चारों में से पूछ रहा है कि सुल्तान का ना अधिकारी कौन था, तो इक़्तिदार, वली या मुक्ता। तो ये तीनों जो था, इक़्तिदार, वली और मुक्ता, ये तीनों कौन था, तो सुल्तान का अधिकारी था, यानी ऑप्शन हो जाए इसका डी। अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक कर हिंदू व मुसलमानों से किस दर से लिया जाता था। व्यापारिक कर जो हिंदू व मुसलमानों से लिया जाता था वो किस दर से लिया जाता था, तो मुसलमानों से लिया जाता था 21/2 व हिंदू से 5% पे, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि जकात कर जो था, कर मतलब क्या होता है, टैक्स। जकात टैक्स जो था वो मुसलमानों से कैसे लिया जाता था, तो जकात कर यानी जकात टैक्स जो था वो मुसलमानों से 21/2% पे लिया जाता था। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि अलाउद्दीन के शासन के में किसान सरकार को अपनी उपज का कितना भाग दिया करते थे। देखिए अलाउद्दीन के जिस समय शासन था ना, अलाउद्दीन खिलजी का, उस समय किसान जो थे वो सरकार को अपनी उपज का कितना भाग दे दिया करते थे, कितना भाग दे दिया करते थे, तो आधा भाग जो थे वो किसान दे ही दिया करते थे, यानी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। किसान जो थे वो अपनी उपज का आधा भाग दे दिया करते थे अलाउद्दीन के शासन में, ठीक है, अलाउद्दीन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फिरोज तुगलक ने प्रजा को कितने करोड़ से माफ़ी दी थी। फिरोज तुगलक जो था उसने क्या किया था, प्रजा को कितने करोड़ से माफ़ी दिया था। कर मतलब होता है कितने टैक्स से माफ़ी दिया था 26 टैक्स से, यानी ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के पास घुड़सवार सेना की संख्या कितनी थी। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके पास घुड़सवार सेना की संख्या कितनी थी, तो 4,75,000, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अलाउद्दीन खिलजी के पास घुड़सवार सेना की संख्या थी 4,75,000, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत काल में सैनिक होते थे। दिल्ली सल्तनत काल में जो सैनिक होते थे वो किस तरह के होते थे, तो देखिए सुल्तान द्वारा सैनिक के रूप में भर्ती किया जाता था। दिल्ली सल्तनत में सैनिक होते थे वो सुल्तान के द्वारा सैनिक के रूप में भर्ती किया जाता था। सरदारों में इम्तेदारों द्वारा भर्ती किया जाता था। सरदारों में क्या किया जाता था, इम्तेदारों द्वारा भर्ती किया जाता था। अस्थायी रूप से केवल युद्ध के समय भर्ती किए जाते थे। अस्थायी रूप से क्या किए जाते थे, तो युद्ध के समय भर्ती किए जाते थे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा तीनों, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी डी तीनों, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि दिल्ली सल्तनत काल में सैनिक कैसे होते थे, तो ये तीनों तरह के होते थे, ठीक है। सुल्तान द्वारा सैनिक का रूप में भर्ती किया जाता था, सरदार और इम्तेदारों द्वारा भर्ती किया जाता था, और अस्थायी रूप से केवल युद्ध के समय भर्ती किए जाते थे, समझ गए। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश के पतन में भूमिका थी। तुगलक वंश के पतन में भूमिका किसकी थी, तो शासकों का अपव्यय, अयोग्य उत्तराधिकारी और आर्थिक दुर्बलता, ये तीनों कारण था तुगलक वंश के पतन का, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि तुगलक वंश के पतन की प्रक्रिया आरंभ हुई। तुगलक वंश के जो पतन मतलब पहले पतन मतलब समझिए, पतन मतलब क्या होता है, नष्ट होना, यानी पतन होते चले जाना, किसी का जो पतन होते चले जाता है, नष्ट होते चला जाता है, ठीक है। तो तुगलक वंश के जो पतन की प्रक्रिया आरंभ हुई वो किससे आरंभ हुई, 4 नाम दिया हुआ, इसमें से बताना है। तो देखिए मोहम्मद तुगलक से, फिरोज तुगलक से और गयासुद्दीन तुगलक से, यानी तीनों के द्वारा क्या हुई थी, तुगलक वंश के पतन की प्रक्रिया आरंभ हुई थी, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका डी।
अब अगला क्वेश्चन क्या है कि तुगलक सुल्तानों द्वारा दक्षिण विजय थी यानी तुगलक सुल्तानों के द्वारा दक्षिण विजय जो थी वो क्या थी, घातक थी, लाभदायक थी या प्रेरणादायक थी? क्या थी? तो घातक थी। तुगलक सुल्तानों द्वारा दक्षिण की विजय जो थी वो क्या थी? तो घातक। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि तुगलक काल के सरदार थे, तुगलक काल के जो सरदार थे ना वो क्या थे? षड्यंत्रकारी, स्वार्थी, क्या थे? तुगलक काल के जो सरदार थे वो षड्यंत्रकारी भी थे, स्वार्थी भी थे और अयोग्य भी थे। तुगलक काल के सरदार कैसे थे? षड्यंत्रकारी, स्वार्थी और अयोग्य, तीनों तरह के थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद जो था ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तैमूर ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की, तैमूर ने ना दिल्ली पर विजय कब प्राप्त की थी, किस ईस्वी में प्राप्त की थी? तो 1398 में। तैमूर ने दिल्ली पर विजय कब प्राप्त की थी? तो 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि शरीयत के अनुसार सबसे ऊंचा पद राज्य में होता है, शरीयत के अनुसार ना सबसे ऊंचा पद राज्य में किसका होता है? ठीक है, तो खलीफा का होता है। शरीयत के अनुसार राज्य में सबसे ऊंचा पद किसका होता है? तो खलीफा का। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि शरीयत कानून राज्य के कानून है, मतलब शरीयत कानून जो है सो क्या क्वेश्चन है कि शरीयत कानून राज्य के कानून से सबसे क्या होता है? समान होता है, ऊपर होता है या अनिश्चित होता है? तो ऊपर होता है। शरीयत कानून जो होता है ये राज्य के कानून से ऊपर होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के प्रधानमंत्री को कहते हैं, राज्य के जो प्रधानमंत्री होते थे उस समय में उसको क्या कहते थे? उसको वजीर कहते थे। क्या कहते थे? राज्य के प्रधानमंत्री को तो वजीर कहते हैं ना, वजीर साहब, वैसे राज्य के प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? वजीर। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि न्याय विभाग के प्रधान क्या कहलाता था? किस विभाग के? तो न्याय विभाग का जो प्रधान था वो क्या कहलाता था? तो काजी उल कजात कहलाता था। न्याय विभाग का जो प्रधान होता था वो काजी उल कजात कहलाता था। ठीक है, याद रखिएगा, न्याय विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? तो काजी उल कजात। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इक्तेदार होता था, इक्तेदार जो होता था वो क्या होता था? वजीर, अमीर या सूबेदार या सेनापति? तो इक्तेदार जो होता था वो सूबेदार होता था। इक्तेदार क्या होता था? तो सूबेदार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत काल में भाषा प्रचलित थी, दिल्ली सल्तनत काल में जो भाषा प्रचलित थी वो कैसी भाषा प्रचलित थी? यानी किसी काल में, जैसे हमारे यहाँ हिंदी ज़्यादा फेमस है, बिहार में ज़्यादा हिंदी फेमस है ना, वैसे ही, या भोजपुरी, वैसे ही दिल्ली सल्तनत काल में भाषा किस तरह की भाषा सबसे ज़्यादा प्रचलित थी? तो फारसी, उर्दू और हिंदी, ये तीनों तरह की जो भाषा थी वो दिल्ली सल्तनत काल में प्रचलित थी। फारसी, उर्दू और हिंदी तीनों तरह की, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत भाषा में कई ग्रंथों का अनुवाद हुआ था। क्या क्वेश्चन कि संस्कृत भाषा में कई ग्रंथों का अनुवाद हुआ था। ठीक है, तो किस ग्रंथ का? तो फारसी ग्रंथ। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि गीत गोविंद के रचनाकार थे, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? जैसे किसी के कोई रचनाकार होते हैं, लेखक होते हैं, वैसे गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? तो जयदेव थे। जयदेव जो थे ये गीत गोविंद के रचनाकार थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पद्मावती काव्य किसकी रचना है? पद्मावती काव्य जो है ये किसकी रचना है? तो पद्मावती काव्य जो है ये जयासी की रचना है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। पद्मावती काव्य किसकी रचना है? तो जयासी की रचना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संपत्ति को सबसे अधिक लूटा, भारतीय संपत्ति को ना सबसे ज़्यादा कोई लूटा था वो कौन था? तो मोहम्मद गजनी जो था वो सबसे ज़्यादा भारतीय, यानी हमारे भारत के संपत्ति को सबसे ज़्यादा मोहम्मद गजनी ने लूटा था। ऑप्शन बी हो जाएगा, अब मोहम्मद गजनी ने। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय समाज में दिल्ली सल्तनत काल में किन दासों की स्थिति अच्छी थी? क्वेश्चन क्या है कि भारतीय समाज में दिल्ली सल्तनत काल में किन दासों की स्थिति जो थी वो अच्छी थी? भारतीय मुसलमान की या फिर विदेशी मुसलमान की? तो भारतीय समाज में जो दिल्ली सल्तनत काल में, भारतीय समाज के दिल्ली सल्तनत काल में किन दासों की स्थिति अच्छी थी? तो जो विदेशी मुसलमान थे ना उनकी स्थिति जो थी वो उस समय में अच्छी थी। ठीक है, ऑप्शन इसका बी, विदेशी मुसलमान। अगला क्वेश्चन क्या है कि सल्तनत काल में सर्वाधिक सम्मानित वर्ग था? जिस सल्तनत काल था उस समय में ना सबसे सम्मानित, कोई सम्मानित सबसे वर्ग होता है ना, तो कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा सम्मानित था? तो विदेशी मुसलमान जो थे उस सल्तनत काल में सबसे सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा सम्मानित थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाबा फरीद के अनुयायी थे, बाबा फरीद किसके अनुयायी थे? बाबा फरीद जो थे ना ये किसके अनुयायी थे? तो मुसलमान के, हिंदू के और विदेशी के, तीनों के अनुयायी थे। बाबा फरीद जो थे ये तीनों के अनुयायी थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या है कि सल्तनत काल में वचनावगत व्यवास था, सल्तनत काल में ना वचनावगत व्यवास किसका था? तो लोहार का भी व्यवास था, उसके बाद जुलाहे का भी और बढ़ई का भी। तो यहाँ ऑप्शन हो जाए इसका डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या था कि सल्तनत काल में वचनावगत व्यवास किस चीज़ का था? तो तीनों चीज़ का। देख लीजिए क्वेश्चन, सल्तनत काल में वचनावगत व्यवास किस चीज़ का था? तो लोहार, जुलाहे और बढ़ई, तीनों चीज़ का। यानी ऑप्शन हो जाए इसका डी, उपयुक्त सभी।
अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता कौन था, और क्वेश्चन नंबर 150 है कि इब्न बतूता जो था वो कौन था। तो इब्न बतूता कौन था अब बताइए। तो ये तो एक यात्री था ना, लेकिन कहाँ का यात्री था, तो अफ्रीकी यात्री था, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाए इसका बी, अफ्रीकी यात्री। अगला क्वेश्चन क्या है कि सल्तनत काल के सुल्तान किस भाषा के ज्ञाता थे। सल्तनत काल के जो सुल्तान थे ना वो किस भाषा के ज्ञाता थे। 4 भाषा, फारसी, अरबी, उर्दू और संस्कृत। इसमें से सल्तनत काल के जो सुल्तान थे उस समय के सुल्तान वो किस भाषा के ज्ञाते थे, तो फारसी भाषा के ज्ञाता थे सल्तनत काल के सुल्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत काल में भारत था, दिल्ली सल्तनत काल में जो भारत था वो कृषि प्रधान था, धर्म प्रधान था या क्या प्रधान था। तो दिल्ली सल्तनत काल में जो भारत था वो कृषि प्रधान था, ठीक है। और देखिए इसका PDF मुझसे आप लोग ले लीजिएगा और बार बार उसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। और जब भी आप लोग लगे कि भूल रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव, तो एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको अपने आप सब याद हो जाएगा। और इतना अगर आप लोग कर लीजिएगा ना, देख रहे हैं कितना ऑब्जेक्टिव बताना है, अगर इतना आप लोग कर लीजिएगा तो आपका सब्सिडरी पेपर हो या फिर ये पेपर 3, वो पेपर 3 तो आराम से हो ही जाएगा, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से रहेगा, ठीक है। और सब्सिडी के लिए आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, सब्सिडी में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सल्तनत काल में भारत क्या था, तो कृषि प्रधान था, कृषि प्रधान देश था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत काल में उद्योग था, दिल्ली सल्तनत काल में जो उद्योग था वो किस चीज़ का उद्योग था, हाथी दांत का, चंदन का या कपड़ा का। तो दिल्ली सल्तनत काल में जो उद्योग था वो हाथी दांत का भी था, चंदन का भी था और कपड़ा का भी उद्योग था। यानी ऑप्शन जो है इसका डी उपयुक्त सभी, यानी दिल्ली सल्तनत काल में उद्योग जो था वो तीनों चीज़ का था, हाथी दांत का, चंदन का, कपड़ा का, तीनों का, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में से सर्वाधिक संपत्ति लूट कर ले जाने वाला सुल्तान कौन था। तो अभी हम लोग देखे थे, दोबारा शायद क्वेश्चन आ गया कि भारत से सर्वाधिक संपत्ति यानी सबसे ज़्यादा संपत्ति लूट कर ले जाने वाला सुल्तान कौन था, तो मोहम्मद गजनी था, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि समाज में शूद्र माने जाते थे, समाज में ना शूद्र कौन लोग माने जाते थे, वो क्या काम करते थे, उनको हम शूद्र मानेंगे। चमड़े के जो कारीगर थे, कुम्हार थे और जुलाहा थे, इन तीनों को ना समाज में उस समय में शूद्र माने जाते थे, ठीक है ना। सुनते हैं ना को शूद्र है, यानी इन्हीं लोगों को समाज में शूद्र उस समय में माने जाते थे, ठीक है ना। अभी तो सभी लोग बराबर हैं। अगला क्वेश्चन है कि चरखों का प्रचलन हुआ, चरखों का जो प्रचलन शुरू हुआ तो ये किस वंश में हुआ था, तो चरखों का प्रचलन शुरू हुआ था तुर्क वंश में। चरखों का प्रचलन किस वंश में शुरू हुआ था, तो चरखों का प्रचलन शुरू हुआ था तुर्क वंश में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में धूप घड़ी व जल घड़ी का निर्माण करवाया था, कहाँ पे, तो दिल्ली में ना धूप घड़ी व जल घड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने क्या करवाया था, तो दिल्ली में धूप घड़ी व जल घड़ी का निर्माण करवाया था, यानी बनवाया था, ठीक है। दिल्ली में धूप घड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है कि राजतरंगिणी की रचना की थी, यानी राजतरंगिणी जो है, राजतरंगिणी उसके लेखक कौन है, उसके रचना किसने किया था, तो कल्हण ने, ठीक है। राजतरंगिणी की रचना किसने की थी, तो कल्हण ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम तुर्क अभियान के समय पंजाब में शाही वंश के किस शासक का शासन था। क्या क्वेश्चन अच्छे से समझिए। प्रथम तुर्क अभियान के समय किस समय में, तो प्रथम तुर्क अभियान के समय में पंजाब में शाही वंश का किस शासक का शासन था। यानी क्वेश्चन है कि प्रथम तुर्क अभियान जो हुआ था ना उसमें ना पंजाब में किस शाही वंश के किस शासक का, किस शाही वंश के किस शासक का शासन था, तो जयपाल का शासन था उस समय में, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, जयपाल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है कि मोहम्मद गजनी ने ना सोमनाथ मंदिर जो है हमारा, मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था, तो देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से बताइए। तो 1026 में। और एक और बात याद रखिएगा कि 1026 में उसने क्या किया था, मोहम्मद गजनी ने हमारे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, और 1030 में उसकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद गजनी जो था उसने क्या किया था, मोहम्मद गजनी ने 1026 में हमारे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और 1030 में भी उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। इसलिए याद रखिएगा मोहम्मद गजनी ने क्या किया था, 1026 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण सिर्फ किया था और 1030 में उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका, देख लीजिए मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब हुई थी, 1030 में, यानी जब आक्रमण किया उसके 4 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहम्मद गौरी ने अजमेर पर कब अधिकार कर लिया था। मोहम्मद गौरी जो था उसने अजमेर पर कब अधिकार कर लिया था, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है कि मोहम्मद गौरी ने अजमेर पर कब अधिकार कर लिया था, किस ईस्वी में कर लिया था, तो 1192 में मोहम्मद गौरी ने अजमेर पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस शासक को पराजित कर दिया था। तराइन के द्वितीय यानी कि तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था ना उसमें मोहम्मद गौरी ने ना किस शासक को पराजित कर दिया था, पराजित मतलब हरा दिया था। तो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका बी।
अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों का शासक कौन बना। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, यानी मृत्यु के पश्चात मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु हो गई उसके बाद में उसके द्वारा जो विजित यानी उसके द्वारा जो जीती हुई भारतीय प्रदेश था उसका शासक आखिरकार कौन बना था। जो मोहम्मद गौरी मर गया था उसके बाद जो उसके जो जीते हुए उसके द्वारा जीते हुए जो राज थे उसका राजा कौन बना था, तो यानी कि उसका शासक कौन बना था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका ए। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि चचनामा से किस क्षेत्र के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है या डलता है। तो चचनामा से किस क्षेत्र के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है, तो सिंध क्षेत्र पर प्रकाश पड़ता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। याद रखिएगा कि चचनामा से किस क्षेत्र के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है, तो सिंध क्षेत्र पर चचनामा से चचनामा के सिंध क्षेत्र से पर इतिहास पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है। ये इंपॉर्टेंट है और पिछले साल पूछा भी जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो तारिक ए फिरोज शाही के जो लेखक है वो है बर्नी। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो बर्नी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि खजाइन उल फितू के रचयिता कौन है, किसके, तो खजाइन उल फतू, इसके ना रचयिता कौन है, यानी इसके लेखक कौन है, तो अमीर खुसरो जो है ये खजाइन उल फतू के रचयिता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका ए, अमीर खुसरो। खजाइन उल फतू के रचयिता अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है कि रेहाला के रचयिता थे। रेहाला के ना रचयिता कौन थे, तो रेहाला के जो रचयिता थे वो थे इब्न बतूता। रेहाला के रचयिता कौन है, तो इब्न बतूता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय साम्राज्य का नियमित प्रतिनिधि कब घोषित किया। मोहम्मद गौरी ने, किसने, तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय साम्राज्य का नियमित प्रतिनिधित्व कब घोषित किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय साम्राज्य का नियमित प्रतिनिधित्व कब घोषित किया था, जब जो, ठीक है, तो कब घोषित किया था, तो 1206 में घोषित किया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका बी। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी। तो अब ये देख लीजिए, कब वो राजा बना था, मतलब बन गया था, तो 1206 में, लेकिन अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है, तो 1210 में, 4 साल बाद। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक चीज़ आपको बता दें कि जब सोमनाथ मंदिर पर क्या किया था, मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था, उसके 4 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। और एक और चीज़ देख लीजिए इससे, या एक चीज़ ये देख लीजिए, संयोग ही समझिए कि मोहम्मद गौरी क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, वो जब जो मोहम्मद गौरी जिस चीज़ को जीत गया था वहाँ का राजा बना देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1206 में राजा वो भी बनता है और वो भी उसके ठीक 4 साल बाद भी उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी 1210 में। ठीक लीजिए, ये संयोग ही है, उसने जब आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर उसके 4 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई, और जब कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसके जगह पर राजा बना तो उसका भी 4 साल बाद मृत्यु हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की भी मृत्यु हो गई थी। और ये लास्ट क्वेश्चन था, इतना आप लोगों को बता दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और जिन को समझ में नहीं आया, भूल रहे हैं या देख लिए लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आया, फिर से एक और वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ बता देते, एग्जाम देने से एक दिन पहले या फिर एग्जाम देने के सुबह में इस वीडियो को जरूर फिर से देख ही लीजिएगा, जिससे क्या होगा, एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो आप बना ही पाए, भूल नहीं जाए। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे ही होंगे आप लोग। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, तो पेपर 4 का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पेपर 4 के लिए बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।